कोई भी स्पीसीज तब इवॉल्व करती है जब उसे इवोल्यूशन की जरूरत महसूस होती है। आपको इस बात की जानकारी होगी कि प्रारंभिक जीवों में लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान क्रमिक रूप से कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि प्रारंभिक प्रजाति से अलग एक नई प्रजाति उत्पन्न हो जाती है। और इस कुदरत का एक नियम है कि इस कुदरत में अपने पीढ़ी को वही आगे बढ़ा सकता है जो इस कुदरत में मौजूद विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा रखने के काबिल हो। पीढ़ी दर पीढ़ी कुदरत का ये खेल चलता रहता है जिसे हम क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पक्षियों का विकास किन जीवों से और किस प्रकार हुआ। ये भी जानेंगे कि क्या पक्षियों से पहले भी कोई उड़ने वाले जीव पृथ्वी पर वर्तमान थे अथवा नहीं। पक्षियों से संबंधित कुछ अन्य तथ्य को भी जानेंगे। प्राचीन जीवों के विषय में जानकारी उनके अवशेषों से प्राप्त की जाती है। इन अवशेषों का परीक्षण नियमबद्ध विधियों से किया जाता है। उन अवशेषों में प्राप्त दांतों से प्राचीन जीवों के भोजन तो अस्थि पंजर से उनके आकारों का ज्ञान होता है। पंजर की आकृति से पता चल जाता है कि कोई जीव स्थलचर है अथवा जलचर। यह भी ज्ञात हो जाता है कि जीव तीव्र गति से भाग सकता है अथवा धीमी गति से। यही नहीं, जीवों के निवास स्थान के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। परंतु अवशेषों से यह पता नहीं चल पाता कि जीव का रंग क्या है और यह कि उसकी त्वचा पर धारियां अथवा धब्बे हैं या नहीं। क्या वर्तमान पक्षियों से पूर्व कोई ऐसे जीव थे जो कि वायु में उड़ सकते थे? समय समय पर हुई खोजों तथा परीक्षणों से नए नए तथ्य सामने आते रहे। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह माना जाता है कि उड़ने की क्षमता प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम जीव थे कीट पतंगे। तत्पश्चात यह तथ्य सामने आया कि लगभग 10 से 12 करोड़ वर्ष पूर्व रेंगने वाले कुछ ऐसे जीव भी वर्तमान थे जो कि वायु में ऊंचा उछलकर तेजी से गति कर लेते थे, यद्यपि यह गति बहुत छोटी दूरी तक होती थी। ऐसे जीवों को टेरोसौर नाम दिया गया। आजकल ऐसा कोई भी रेंगने वाला जीव वर्तमान नहीं है, यद्यपि कुछ सर्प तथा छिपकलियां कूदकर वायु में कुछ दूरी तक गति कर सकते हैं। टेरोसौर कैसे उड़ने लगे? कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि सर्वप्रथम उड़ने वाले जीव कीट थे। कालांतर में उनकी संख्या अत्यंत बढ़ गई है। हल्के शरीर वाले डायनासोर उछल उछलकर उड़ते हुए कीट पतंगों को अपना आहार बनाने लगे। इसी प्रयत्न में उनके शरीरों का विकास उनकी आवश्यकता के अनुसार होने लगा। यह बात ठीक उसी प्रकार घटी जैसे चौपाया आदि मानव खड़े होने का प्रयत्न करते करते दो पाया बनकर सीधा खड़े होने लगा। पक्षियों के पूर्वजों के शरीर पशुओं और पक्षियों के शरीरों का मिश्रण थे। उनके अगले पांवों ने पंखों का रूप ले लिया, परंतु पिछले दोनों पांव वर्तमान थे। उनकी पूंछों में अस्थियां भी थीं। स्पष्ट है कि पक्षियों के ये पूर्वज अधिक दूरी तक नहीं उड़ सकते थे। अधिकाधिक धरती से उड़कर किसी पेड़ की निचली शाखा तक जा सकते थे, परंतु उड़ने की क्षमता ने उन्हें कीट पतंगों को अपना भोजन बनाने में समर्थ कर दिया था। यही जीव पहले टेरोसौर बने। हम इन्हें अर्ध पक्षी भी मान सकते हैं। पक्षियों का उत्विकास। इन अर्ध पक्षियों के शरीरों का विकास उनकी आवश्यकताओं तथा भोजन प्राप्त करने की चेष्टाओं के अनुसार उत्तरोत्तर होते चला गया। परिणामतः ऐसे जीव विकसित हो गए जो लगभग वर्तमान पक्षियों के सदृश थे, परंतु उनमें थोड़ा सा अंतर अभी भी वर्तमान था। उदाहरण के तौर पर उनके मुख में दांत थे जो कि आज के पक्षियों में नहीं है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। पक्षियों के सदृश से इन जीवों का विकास होता रहा तथा कालांतर में वर्तमान पक्षी अस्तित्व में आ गए जिनके दांत नहीं होते। यह एक चकित कर देने वाला प्रश्न है कि पक्षियों के दांत क्यों लुप्त हो गए। इसका कारण केवल एक ही था, पक्षियों द्वारा अपनी उड़ने की क्षमता को बढ़ाना। दांतों से लुप्त जबड़े पक्षी के मुख को भारी रखते थे तथा उड़ने में उसे कष्ट होता था, अतः उनके दांत लुप्त हो गए तथा उनका अगला भाग हल्का होकर उड़ने में सहायता देने लगा। पक्षी जो उड़ने में असमर्थ है। उड़ने के लिए असीम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लंबी लंबी उड़ानें भरने वाले पक्षी अपने शरीरों की ऊर्जा को उड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। मुर्गी आदि घरेलू पक्षियों को बहुत कम भोजन की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उड़ने वाले छोटे से छोटे पक्षी को भी घरेलू मुर्गी से लगभग 8 गुना ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है।
पक्षियों के उद्विकास के समय कुछ पक्षियों ने उड़ने के स्थान पर धरती पर रहना ही उचित समझा, यद्यपि उनके पंखों का विकास हो चुका था, अतः वे उड़ने की क्षमता प्राप्त ही ना कर सके। परिणामतः उनके शरीर आकार में बड़े हो गए। प्राणों का संकट सामने आने पर ये पक्षी धरती पर भागकर अपने प्राण बचाने लगे, अतः उनके पंख छोटे रह गए, परंतु उनके पंखों का रूप बदलकर तीखा हो गया और ये तीखे पंख शत्रु से भिड़ने हेतु शस्त्र के रूप में काम आने लगे। पक्षियों की चोंचें। दांतों की कमी को पूरा करने हेतु पक्षियों की चोंचों का उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विकास होने लगा। भोजन प्राप्ति चोंचों के विकास का मुख्य आधार थी। इसी कारण भिन्न भिन्न पक्षियों की चोंचें विभिन्न रूपों में विकसित हो गईं। यह एक रोचक आश्चर्य है कि पेड़ की शाखा पर सो रहा पक्षी नींद में नीचे नहीं गिरता। इसका कारण है कि सोते समय पक्षी अपनी टांगों को थोड़ा झुका लेता है, जिसके फलस्वरूप उसके पंजे शाखा को कसकर जकड़ लेते हैं तथा वह शाखा पर सुरक्षित सोया रहता है। एक अन्य तथ्य पक्षियों के बारे में यह है कि जब वे हमें गाते हुए प्रतीत होते हैं, उस समय वास्तव में वे अपने साथियों से कोई ना कोई संदेश दे रहे होते हैं। ये संदेश बच्चों से माता पिता का अथवा माता पिता से बच्चों का होता है। ये संदेश या तो भोजन सामग्री के विषय में होता है अथवा किसी शत्रु से सावधान होने का निर्देश होता है। पक्षियों के पंख दो प्रकार के होते हैं, उड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले पंख तथा शरीर को गर्म तथा शुष्क रखने वाले। दोनों प्रकार के पंख पुराने होकर अपने आप झड़ते रहते हैं तथा उनके स्थान पर नए पंख आते रहते हैं। कुछ पक्षी अब अस्तित्व में ही नहीं रहे। इसका कारण मनुष्य का पक्षियों के प्रति अत्यंत असहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है। अंधाधुंध शिकार के कारण कुछ पक्षियों के साथ ऐसा हुआ है। इन पक्षियों में प्रमुख है मॉरिशस का डोडो नामक पक्षी। हमारे मित्र पक्षी। कुछ पक्षी देखने में भले ही कैसे हों, उनका कार्य सदैव हमारे हित के लिए होता है। उदाहरणतः गिद्ध, कौवे तथा चीले मृत पशुओं के शवों को कुछ ही समय में चट कर जाते हैं। इसके फलस्वरूप हमें दुर्गंध तथा रोग फैलाने वाले तत्वों से छुटकारा मिल जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।